हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं बेसिक। आज आपका प्रीवियस जितना भी सर्किल का पार्ट हो चुका है वो अलग है और आपका ये सबटेंडेड थ्योरम या सबटेंडेड पार्ट आ चुका है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। जो आने वाली क्लास में सर्किल आएगा, जो क्लास 10th में सर्किल आएगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है आइए समझते हैं। देखिए, हमको मालूम है बेसिक से मैंने क्यों लिखा। मैं डायरेक्ट सबटेंडेड थ्योरम भी करा सकता था, लेकिन बेसिक मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर होता क्या है। देखिए, ये एक सर्किल होता है, ठीक है, इस टाइप का एक सर्किल होता है। यही सर्किल हमने पढ़ा है। इसमें एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं हम O। अब इस सेंटर से अगर हम किसी आर्क की बात करें, जैसे ये आर है, आर क्यू एक आर्क है, तो अगर मैं कहूं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, अगर ये आर्क सबटेंड करे एंगल सर्किल के सेंटर की तरफ, तो इस आर्क का ये वाला एंगल होगा। इसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर। अच्छा, अब ये कौन सी आर्क है, मैं पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि इस आर्क को बोलते हैं हम माइनर आर्क, करेक्ट। और जो ऊपर की तरफ आर्क है, जो बड़ा आर्क है हमारा, उसको बोलते हैं हम मेजर आर्क। कौन सा आर्क? मेजर आर्क। अब आपको मालूम है मेजर आर्क जो एंगल बनाता है वो ये वाला एंगल है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। और जो माइनर आर्क बनाता है ये हमारा छोटा वाला एंगल है, जो कि है एंगल आर ओ क्यू। लेकिन इसका जब बनेगा मेजर आर्क का, तो जरूर उस पर रिफ्लेक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको याद रखना है कि एंगल जो आर्क के बनते हैं वो दो टाइप्स के बनते हैं, एक तो माइनर का बनता है, एक मेजर का बनता है। माइनर आर्क में जो एंगल सबटेंडेड होता है उसको हम लिखते हैं एंगल, नॉर्मल एंगल की तरह, एंगल आर ओ क्यू। लेकिन जो मेजर से सबटेंडेड होता है, जो बड़े वाले आर्क से सबटेंडेड होता है उसको हम किससे लिखते हैं? रिफ्लेक्स से लिखते हैं। कोई भी एंगल हो, अगर रिफ्लेक्स मुझे लिखना है एंगल आर ओ क्यू लिखना पड़ेगा मुझे रिफ्लेक्स, क्योंकि वो मेजर से बनना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्क जो है वो दो एरियाज में सबटेंडेड है, एक तो माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। अब आपको मालूम है कि माइनर आर्क से सबटेंडेड एंगल एट सेंटर रिटन एज नॉर्मल रिटन एंगल। हम उसको नॉर्मल रिटन एंगल के जैसा ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमको मेजर एंगल लिखना है, अगर हमको मेजर आर्क सबटेंडेड एंगल एट सेंटर रिटन ऑलवेज रिफ्लेक्स पार्ट विथ नॉर्मल एंगल, ठीक है। देखिए, तो रिफ्लेक्स विद नॉर्मल एंगल आप उसको लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें एक एग्जांपल बताया कि नॉर्मल हम क्या लिखते हैं? आर ओ क्यू, लेकिन इसमें लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल आर ओ क्यू। क्यों लिखेंगे? उसका रीज़न ही यही है। आर ओ क्यू को रिफ्लेक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो किस पर बना हुआ है? मेजर आर्क पर बना हुआ है, इसलिए लिखते हैं। और माइनर आर्क पर उसी को नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेजर हो गया, माइनर हो गया। आर्क से हमें ये समझ में आया कि सबटेंडेड एंगल इसे कहते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कॉर्ड बन जाए तो क्या ये एंगल चेंज हो जाएगा? इसी के अंदर जिस आर क्यू जो था माइनर आर्क, क्या वो इस कॉर्ड की वजह से सबटेंडेड एंगल चेंज हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये छोटे की तरफ लगाओ, मतलब आर क्यू जो है वो एक माइनर आर्क था, तो आर क्यू पर जो कॉर्ड बनी है, कॉर्ड आर क्यू, वो भी आपकी क्या होगी? वो भी सबटेंडेड जो एंगल बनाएगी वो भी इक्वल होगा। तो
तो अगर मैं बोलूं आर क्यू इज इक्वल्स टू आर्क आर क्यू, ठीक है, जो कॉड आर क्यू है वो बराबर होगी आर्क आर क्यू के, और क्यों होगी? बिकॉज ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय अ chord formed by that arc। इसका मतलब क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो भी एंगल आर्क से सबटेंडेड होगा इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय दैट आर्क। जो भी आर्क होगा उसी पर ही वो कॉर्ड अगर बनी हुई है तो फिर उसका भी एंगल सेम होगा। तो कॉर्ड आर क्यू का जो एंगल फॉर्म्ड होगा, कॉर्ड आर क्यू एंगल जो फॉर्म्ड होगा वो आर्क, कॉर्ड आर क्यू का जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो बराबर होगा आर्क आर क्यू के एंगल के। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको लिखवाना था। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल आर्क। कॉन्ग्रेंट सर्किल आर्क क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट सर्किल पहले क्या होते हैं? जिन सर्किल्स की रेडियस इक्वल होती है उनको हम कॉन्ग्रेंट सर्किल्स कहते हैं। मतलब कि ये सर्किल अगर मैं उठाकर इसके ऊपर रखूँ तो ये बिल्कुल ओवरलैप होगा, यहाँ पर इक्वल नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रेंट सर्किल का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल एरिया, इक्वल रेडियस, इक्वल सरकमफ्रेंस, हर चीज़ इक्वल होती है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट सर्किल। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी कॉन्ग्रेंट सर्किल में आर्क इक्वल है, जैसे कि आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क ए डैश बी डैश, कुछ लोग इसको ऐसे शो करते हैं, कुछ खाली आर्क ए बी और आर्क ए डैश बी डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आर्क ए बी जो है वो जो एंगल बना रही है वो कौन सा बना रही है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल, वो कौन सा है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ दिस आर्क, वो कौन सा होगा हमारा? एंगल ए डैश ओ डैश बी डैश। तो ये भी हमारा इक्वल होगा एंगल सबटेंडेड जब हमारी जो आर्क है दोनों सर्किल्स का वो इक्वल होगा। तो एंगल सबटेंडेड का कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आर्क इक्वल होगी उसी आर्क पर ही एंगल सबटेंडेड होगा सेंटर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ये भी कॉन्ग्रेंट सर्किल का भी पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो डिटेल से नॉर्मल सर्किल और कॉन्ग्रेंट सर्किल में, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।